हेलो इन्वेस्टर्स। इस साल की शुरुआत करते हैं आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान देके। देखो आजकल ना ढेरों ढेरों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऐसे में कई बार हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। क्या मैं यहाँ भी इन्वेस्ट करूँ? वो नया वाला अच्छा लग रहा है। तो दिस वीडियो विल हेल्प एज अ गो टू गाइड। बहुत तेजी से बुलेट पॉइंट फॉर्मेट्स में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी। दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर किड्स। सबसे पहले यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसे म्यूचुअल फंड बोल के बेचा जाता है। अगर वो म्यूचुअल फंड है तो उसके नाम के आगे लिखा रहेगा म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड नहीं लिखा है और उसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको बोली जा रही है कि म्यूचुअल फंड जैसे ही तो है, तो वो यूलिप है, उससे दूर रहना। बहुत सारे लोग आपको यूलिप चिपकाएंगे ये बोल के कि ये म्यूचुअल फंड जितना ही अच्छा है। आजकल चार्जेस बहुत कम हो गए, साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके यूलिप में मत फंसना। सेपरेटली एक टर्म प्लान लो और इन्वेस्टमेंट जो करना है वो म्यूचुअल फंड के जरिए करो। सेकंड, बहुत डेंजरस, क्रिप्टोज। हर 2-3 साल में रैली आती है जब क्रिप्टो काफी बढ़ रहा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, स्पैम ग्रुप्स हो, कमेंट्स हो, हर जगह क्रिप्टोज की हाइप बनाने की कोशिश की जाती है। देखो, अगर आपको अपने पैसे पे दांव खेलना है, आपको 1 का 1000 होने की चांस पे बेट करना है, जैसे हम लॉटरी टिकट में करते हैं, जैसे हम कसिनो में करते हैं, वैसा करना है, इफ यू आर रेडी टू बेट ऑन योर मनी, तो बिल्कुल आप क्रिप्टो कर सकते हैं। लेकिन एक सेंसिबल मैच्योर एडल्ट के प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट प्लान का पार्ट क्रिप्टो हो सकता है, ये मैं नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत 1 in a million कोई ऐसा नहीं होगा क्रिप्टो जो 1 का 1000 कर देगा। बिल्कुल कर देगा, लेकिन उस लॉटरी टिकट के बेसिस पे अगर आपके गोल्स, आपके घर का खर्चा, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंडेंट है, तो यू आर प्लेइंग अ वेरी वेरी रिस्की गेम। हाँ, आपको फिर भी अगर इस रेस में पार्ट लेना ही है, अपनी नेटवर्थ का बहुत छोटा अमाउंट से 1% या बहुत हुआ तो 2%, ऐसा पैसा जो आप भूल सकते हैं, वो लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। कोर फाइनेंशियल प्लान का पार्ट क्रिप्टो को मत बनाइएगा। पेनी स्टॉक्स, बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है ना उनके पास, तो उन्हें लगता है ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी अमीर बन जाएंगे। 15 साल पहले एमआरएफ का एक शेयर ना 8,000 रुपए का था, भारत का सबसे महंगा स्टॉक था। लोग बोलते थे इससे ऊपर क्या जाएगा। वो एक शेयर जो 8,000 का सबसे महंगा था, वो 1,40,000 पहुंच गया। तो ये सोच कि छोटे स्टॉक्स ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और बड़े स्टॉक्स नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी महंगे हैं, ये सोच गलत है। इस सोच से हटना, उल्टा ये पूछना कि अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है तो वो पेनी स्टॉक क्यों है, उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, और आपके लेते ही उस कंपनी से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और वो स्टॉक अच्छा हो जाएगा। अगेन, लॉटरी टिकट्स, बार बार अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से लॉटरी टिकट्स खरीदना बंद करिए। मुझे आप पलट के टाइटन का एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन उस एक टाइटन के एग्जाम्पल के बदले मैं आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनके शेयर्स पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल में कहीं नहीं गए या जहां थे उससे भी नीचे आ गए। एक्सेप्शनल एविडेंसेस के बदले अगर आप अपनी रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनेंशियल प्लान आपको डुबो देगा और बहुत रेयर केसेस में वो आपको मिलियनेयर बना देगा। अब आप सोच लो आपको ये रिस्क लेना है या नहीं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कितना भी डेटा आपको दे दो, ब्रोकर्स की तरफ से, रिसर्च हाउसेस की तरफ से, सेबी की तरफ से, कोई बोलता है 90% एफ ट्रेडर्स लॉस करते हैं, कोई बोलता है 95। ये सारे डेटा को दरकिनार करते हुए हमें हमेशा लगता है वो लोगों को लॉस होता रहेगा, मैं पैसा कमा लूंगा। देखो, अगर आप एक ऐसा गेम खेलोगे जिसमें सक्सेस के चांसेस ही 3%, 5%, 10% हैं, तो वो गेम खेलते हुए अगर हर कोई ये सोचेगा कि मैं तो अबव एवरेज हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, किसी और को नहीं, और उसकी सजा उसे खुद ही मिलेगी। जब तक आप इन चीजों में उलझे रहोगे, आप रियल फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। रिस्की बॉन्ड्स, बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स, डबल बी रेटेड, बी रेटेड, सी रेटेड, ये सारे बॉन्ड्स, आपको रिस्क लेना ही है ना, आप इक्विटी में लो। बॉन्ड्स में हम बाय डिजाइन जाते हैं जब हमको इक्विटी जितना रिस्क नहीं लेना होता है। तो बॉन्ड्स तो आप आइडियली सेफ्टी के लिए जाते हो, वहां अगर आप रिस्क लेना शुरू कर दोगे तो उससे अच्छा है आप उसको भूलो और इक्विटी में जाओ। वैसे इन मोस्ट केसेस एक रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है, तो इस कैटेगरी को पूरा ही अवॉइड कर दोगे तो भी सही रहेगा। P2P लेंडिंग,
कि आप सोचो मैं बस एक कोई ऑनलाइन एग्रीगेटर के पास जाऊँगा, मेरे पास जो कैपिटल है उसको लोन पे दूँगा किसी अनजान शख्स को, जिसकी बेसिक डिटेल्स हो सकता है मेरे साथ शेयर की जाएँ और मैं बढ़िया ब्याज पे पैसे चला के ऑनलाइन पैसे कमाऊँगा। इतना आसान अगर होता तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स आपसे पैसे लेके आगे बाँट नहीं रहे होते। वो प्लेटफ़ॉर्म्स खुद फंडिंग जुगाड़ते और लोगों को पैसे देते और उससे पैसा कमाते। वो रिस्क आप पे ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते। ये रिस्क बैंक्स लेते हैं। बिल्कुल, आप बोलोगे बैंक्स तो ये रिस्क लेते हैं ना, खुद के पैसे को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन इसीलिए बैंक जब ये रिस्क लेते हैं तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स को कंपैरेटिवली लोअर रेट्स पे लोन दे के अपनी लोन बुक की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। आपके पास P2P लेंडिंग में कौन से कस्टमर्स आने वाले हैं? यानी आप बैंकर से बड़े बैंकर बनने की कोशिश कर रहे हो जिसको बैंक ने रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज टू रिस्की फॉर अस। उसे आप लोन दे रहे हो। तो आपके साथ क्या होगा? बहुत रिस्की गेम है, मत खेलना। क्रेडिट कार्ड्स, देखो एक आध क्रेडिट कार्ड अगर आपने रख लिया, बुरा नहीं है। अगर आप उसको जुडिशियसली यूज़ करो, टाइम पे उसका फुल अमाउंट पे कर दो, तो उसके रिवॉर्ड्स एन्जॉय करना, 45 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड एन्जॉय करना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसकी लत लग जाना, मैं देखता हूँ किसी के पास 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, 20 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसको मैनेज करने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो हम रिवॉर्ड्स तो मेज़र कर लेते हैं, हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते कि इन कार्ड्स को मैनेज करने में मैं अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं है क्या? क्या वो टाइम मैं अपनी स्किल एनहांस करके अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने में लगा सकता हूँ? 1 या 2 क्रेडिट कार्ड आपको लाउंज एक्सेस मिल जाए, कभी वो एटीएम के जैसे भी काम करे, अगर उसमें कैश विथड्रॉल फीस नहीं है, थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स मिल जाएँ, बुरा नहीं है अगर आप डिसिप्लिन के साथ यूज़ कर रहे हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को ऑब्सेशन बना लेना, ओवरडू करना, मैं इससे एग्री नहीं करता, रिस्की हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गईं जो आपको नहीं करनी है। तो अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसके नोट्स बनाओ और अगर आप इनको फॉलो करोगे, कई बार टेम्पटेशंस होंगे, कई बार लालच आएगा, लेकिन इस लालच में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप इन लालच को अवॉइड कर पाओगे और अब जो मैं बता रहा हूँ उन एसेट्स में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करोगे, तो आप 95% लोगों से बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग खुद के लिए करोगे और जब आपका प्रोसेस बेटर होगा, तो मोस्ट केसेस में आपका रिजल्ट भी दूसरों से बेटर होगा। सबसे पहले अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हो और आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो आपको लेना है टर्म प्लान। बहुत सस्ता हो सकता है। आप 30 से कम हो तो ₹1000 महीने में आपको 1 करोड़ से ऊपर का टर्म प्लान मिल जाएगा। टर्म प्लान में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप इसको देख लेना इन डेप्थ जानने के लिए। और प्लीज़ इंश्योरेंस को लेना, कई इन्फ्लुएंसर्स ना दुनिया भर की बातें करेंगे, इस पैसे को बचा लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये सब सही है अगर 30-40 साल तक आपको कुछ नहीं होता। मान लो आप एसआईपी करना शुरू कर रहे हो और कल आपको कुछ हो जाए, तो एसआईपी में तो कुछ हज़ार रुपए होंगे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस आपको फिर भी 1 करोड़ रुपए देगा। ये दुनिया भर के फैंसी कैलकुलेशंस में मत फंसना, एक टर्म प्लान अपने लिए हमेशा रखना विद द राइट राइडर्स, कंप्लीट वीडियो देख लेना। इसके बाद पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना, बहुत कम मत रखना, सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड मत करना, इंडिपेंडेंट पॉलिसी पूरे परिवार के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की, अगर 3-4 लोग कवर हो रहे हैं तो वैसी एक अच्छी पॉलिसी लेके रखना। इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लीज इस वीडियो को देख लेना और हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए ले लेना। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड। हम सबको लगता है इमरजेंसी अभी तो नहीं आएगी, 6 महीने तो कुछ नहीं होगा, साल भर तो कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी का मतलब ही वो है कि वो हो जाए जो आप प्रिडिक्ट ना कर सको और सडनली आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो कम से कम 6 महीने के जो आपके घर खर्च के पैसे हैं, उसको सेविंग्स अकाउंट में या तो ऑटो स्वीप करके रखना या किसी सेफ लिक्विड फंड में रखना, जिससे आप आज या कल में पैसा निकाल सको। प्लीज़, प्लीज़ ये करना। ये आप सोच नहीं सकते कितना ज़रूरी है और इसके कारण कई बार लोगों को अपने अच्छे एसेट्स बेचने पड़ते हैं क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती। चौथा, फैंसी कंज्यूमर लोन्स, महंगे कार लोन्स, ये सब अवॉइड करना। आजकल लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, मिलने को तो जहर भी बहुत आसानी से मिल जाता है, हम पी थोड़ी ना लेते हैं। तो हर चीज़ जो आसानी से मिल रही है उसे हम ले लें, ये ज़रूरी नहीं है ना। होम लोन बिल्कुल लीजिए, अगर आपको रहने के लिए अपना पहला घर लेना है, बिल्कुल होम लोन लीजिए। दूसरा, एजुकेशन लोन, खुद के लिए, बच्चों के लिए ऐसा एजुकेशन लोन जिससे आगे वो ज़्यादा कमाई कर सकेंगे, बिल्कुल लीजिए। तीसरा, बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़े समय के लिए कोई ज़रूरी लोन है, आप कॉन्फिडेंट हो, एक्सेसिव रिस्क नहीं ले रहे हो, बिजनेस लोन भी लीजिए। इसके अलावा कई तरह के लोन्स होते हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता, उन लोन्स को अवॉइड करिए। पांचवा, अपनी रिटायरमेंट को प्लान करिए। इससे पहले कि आप प्लान करो अपना फॉरेन हॉलिडे, इससे पहले कि आप प्लान करो कई डिस्क्रिशनरी चीज़ें,
बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, बूढ़ा होना कंपल्सरी है। अगर आप ज़िंदा रहे, तो आप बूढ़े तो होगे। तो जो चीज़ तो होनी ही होनी है, मैं उसकी प्लानिंग पहले करूँगा ना। जो चीज़ मेरे साथ होनी ही है, मैं उसे रोक नहीं सकता, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं उसकी प्लानिंग पहले करूँगा ना। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट जॉब में हो, तो नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका डाउनसाइड कई लोग बोलते हैं कि पैसा इससे आप निकाल नहीं सकते रिटायरमेंट के पहले। इसीलिए तो ये अच्छी स्कीम है। अगर एक रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम में आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाल पाओगे, तो आप उस पैसे को रहने दोगे क्या? आप तो निकाल ही लोगे। और इसलिए हम सब जितने अच्छे से रिटायर होना चाहते हैं, नहीं होते, फिर अपने बच्चों पे ओवर डिपेंड करते हैं, वो हमें डिसअपॉइंट करते हैं, हम समाज को, आज के बच्चों को गालियाँ देते हैं, क्या फ़ायदा? एनपीएस कर लो ना हर महीने डिसिप्लिन से। ये सारी चीज़ों से बच जाओगे और आप जब रिटायर भी हो जाओगे, तो खुशी-खुशी त्योहारों पे, समय आने पे अपने बच्चों को अच्छा वाला आशीर्वाद वाला एनवेलप भी दे पाओगे। अब जो आपके गोल्स हैं ना, खुद का कोई 5 साल बाद ड्रीम वेकेशन हो सकता है, कोई घर लेने का प्लान हो सकता है, सब कुछ जो भी अब आपके गोल्स हैं, उसके लिए अब आपको 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। ये मैं जनरली बता रहा हूँ, स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, लेकिन ये 2 फंड्स ना मोस्ट केसेस में लोगों को सूट कर जाते हैं। सेफ्टी ओरिएंटेड भी हैं और अल्फा भी ठीक-ठाक जनरेट हो जाता है अगर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। तो पहला है एक सेफ लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड। आप चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए, चाहे सेंसेक्स वाला लीजिए, लेकिन इंडेक्स फंड। इसका लॉजिक पूरा मैंने इस कंप्लीट म्यूचुअल फंड वीडियो में समझाया है, आप ये देख लीजिएगा। उसके अलावा एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड, जहां फंड मैनेजर को पूरा स्कोप है कि वो आपके लिए मेहनत करे और अल्फा जनरेट करे, मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करे। ये फंड भी मैंने पर्टिकुलर फंड रिकमेंड किया है इस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। हालाँकि मैंने आपके सारे पैसे अभी खर्च करवा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाएँ और आप चाहो कि नहीं मुझे तो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे सीखने को मिलता है, मुझे अच्छी-अच्छी रिपोर्ट्स पढ़नी है, स्टॉक्स के बारे में समझना है, कौन-सी कंपनी क्या कर रही है और सही टाइम पे सही स्टॉक्स में एंट्री लेके खुद पैसे कमाने हैं, तब आप देखिए फिनोलॉजी 30 की तरफ, जहाँ हैं 30 स्टॉक्स फॉर आपके जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटर्स, ट्रेडर्स के लिए तो ये है ही नहीं। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हर साल हम इंडिया के 30 बेस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हर महीने जो आप पैसा बचा रहे हो, कमा रहे हो, उसे आप इन्वेस्ट कर सको। तो हर 12 दिन में आपको एक नया स्टॉक मिलेगा, लगातार पूरे साल भर तक, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। उन्हें फाइनेंशियल ब्लंडर्स करने से बचाइए, प्लीज़ बचाइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकन को, ताकि इस तरह के और वीडियोस ना आपको टाइम पे मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ना आउट ऑफ 10 इस वीडियो को स्कोर दे दीजिएगा। अगर स्कोर 8 से कम है, तो ये बता दीजिएगा कि आपको क्या मिसिंग लगा, ताकि कॉन्स्टेंटली हमारा कंटेंट आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व होता रहे। दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।